अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ोया है और मैं लाहौर के एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 20 साल के करीब है। ये वाक़या जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ ये 2 साल पहले का है, जब मैं BA कर रही थी। मेरी बड़ी बहन की उम्र मुझसे 3 साल ज़्यादा है। इसकी शादी 6 माह पहले ज़मींदार घराने के एक लड़के से हुई है जो गाँव में अपनी ज़मीनों पर खेती बाड़ी की निगरानी करते हैं। शादी के बाद 2 माह बाद मेरी बहन नादिया मैके आई तो इसने मुझे कहा कि मैं गर्मियों की छुट्टियां इसके यहाँ गुजारूं, जिसकी मैंने हामी भर ली। गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैं इनके घर चली गई। जब इनके घर पहुंची तो दोपहर का वक़्त था और सख्त गर्मी थी, और घर पहुंचते ही मैंने नहाकर कपड़े तब्दील किए। इसके बाद खाना खाया। मेरे बहनोई फ़रूक भी खाने के वक़्त घर आ गए और इन्होंने लंच साथ में किया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा खेतों में चले गए। अब मैं अपने बाजी के घर के बारे में बता दूं, यह घर नहीं बल्कि एक महल था जो गांव से ज़रा हटकर खेतों में ही बनाया गया था। डबल स्टोरी। इस घर को देखकर हैरानगी होती थी कि गांव में भी ऐसे घर बन सकते हैं। मेरी बाजी ने मुझे रहने के लिए अपने साथ वाला कमरा दिया, जिसके एक साथ कमरा था जिसमें इनका दीवार अयूब रहता था, जो उम्र में मुझसे 2-2.5 साल बड़ा होगा और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और छुट्टियां गुजारने यहाँ आया हुआ था। जिस रोज़ मैं यहाँ पहुँची इस दिन मैं काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो गई। अगली सुबह तकरीबन 5 बजे बाजी ने मुझे उठाया और चाय दी, जिसके बाद मुझे कहा कि चलो सुबह की सैर को चलते हैं। मैं हैरान हो गई कि बाजी इस वक्त उठ गई हैं। शादी से पहले तो इस वक्त इनकी नींद शुरू होती थी। खैर मैं चुप रही और इनके सैर को चल दी। सुबह सुबह ठंडी ठंडी घास पर चलकर काफ़ी मज़ा आ रहा था। 10-15 मिनट की वॉक के बाद बाजी कहने लगी कि चलो वापस चलते हैं, मगर मैंने इनसे कहा कि आप चलें, मैं आ जाती हूँ। मैं मज़ीद कुछ वक्त यहाँ गुजारना चाहती थी। बाजी वापस चली गई और मैं चलते चलते खेतों में चली गई। एक जगह मेरी नज़र पड़ी तो मैं ठटक कर रह गई। मैंने देखा अयूब ट्यूबवेल पर नहा रहा है। इसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। मैं एक दरख्त की करवट में हो गई और इसे देखने लगी। मुझे शर्म भी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं खड़ी रही। अयूब मेरी इस जगह मौजूदगी से बेखबर नहा रहा था। इसने पानी में डुबकी लगाई और फिर बाहर निकलकर खड़ा हो गया। वह मेरी मौजूदगी से बेखबर अपने जिस्म पर साबुन मलने लगा और पानी में डुबकी लगाकर बाहर निकलकर कपड़े पहन लिए। इसके बाद घर की तरफ चल दिया। मैं कुछ देर बाद वहां रुकी और फिर मैं भी घर की तरफ चल पड़ी। इसको नंगी हालत में देखकर मैं काफ़ी गर्म हो चुकी थी। घर पहुंची तो बाजी ने नाश्ता लगा दिया था। मैं टेबल पर आई तो अयूब भी आ गया और मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे काफ़ी शर्म महसूस हो रही थी। नाश्ते के बाद मेरे बहनोई फ़रूक किसी काम से शहर चले गए। बाजी ने अयूब को कहा कि वो ज़ोया को अपने फार्म हाउस दिखा लाए, जिस पर अयूब ने कहा क्यों नहीं, चलो ज़ोया तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखाते हैं। सुबह इसको बगैर कपड़ों की हालत में देखने के बाद मुझे इसके पास बैठने पर भी शर्म महसूस हो रही थी। अब बाजी ने मुझे इसके साथ जाने को कह दिया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त मेरी क्या हालत होगी। खैर मैं इनकार ना कर सकी और इसके साथ हो ली। हम लोग पैदल ही फार्म हाउस की तरफ चल दिए। फार्म हाउस घर से कुछ फासले पर था। रास्ते में बातों बातों में महसूस किया कि अयूब काफ़ी हंसमुख है। रास्ते में हम लोग बातें करते गए। कुछ देर बाद हम लोग फार्म हाउस पहुंच गए, जहां इसने मुझे अपने किन्नू और माल्टे के बाग दिखाए और इसके बाद अपनी डेयरी फार्म ले गया और कहने लगा आओ मैं तुमको डेयरी फार्म दिखाता हूं। इसने बताया कि इस फार्म में ऑस्ट्रेलियन गाय हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। डेयरी फार्म के एक कोने पर एक बैल चल रहा था, जिसके बारे में इसने फ़ख्र से बताया कि इस इलाके में इस नस्ल का बैल सिर्फ हमारे पास है। इसको ख़रीदने के लिए लोगों ने हमें लाखों रुपए की ऑफ़र की।
لیکن ہم نے اسے نہیں فروخت کیا۔ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ بیل گاؤں کے پاس پہنچ گیا اور اچانک ایک بیل نے گائے کی دم کو سونگھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گائے کے اوپر چڑھ گیا۔ میں سین دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئی اور ایوب سے کہا چلو مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں کیا ہوا؟ ایوب نے پوچھا۔ یہ سب کیا دیکھا رہے ہو تم مجھے؟ یہ سن کر ایوب کے چہرے پر ایک مسکان سی آ گئی اور وہ کہنے لگا ارے اس میں کون سی بات ہے؟ سانڈ کا کام ہے وہ گائے کو نہیں کرتا ہے، دیکھا نہیں تم نے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ بیل ابھی تک گائے کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ ایوب اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اس لیے وہاں سے واپس کو چل دی۔ ایوب بھی ساتھ ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ نیچرل بات ہے۔ اس کے چہرے پر اب بھی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنے قدم تیز تیز اٹھانا شروع کر دیے۔ ایوب نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی اور چلتے چلتے کہنے لگا دیکھو زویا یہ نیچرل بات ہے، انسان بھی یہی کچھ کرتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے بیڈ روم میں کرتے ہیں اور کوئی ان کو نہیں دیکھتا۔ میں خاموشی سے چلتا رہی اور گھر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ صبح صبح ایوب کو بغیر کپڑوں کی حالت میں دیکھنے کے بعد اب بیل اور گائے کا کالا لائیو مزہ لینے کا شو دیکھ رہ کر میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ دوپہر کے وقت باجی نے مجھے اٹھایا۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ شام کو فروخ بھائی بھی آ گئے۔ ہم لوگوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس دوران فروخ بھائی کہنے لگے زویا یہاں کی زندگی بھی عجیب سی لگی ہوگی تم کو۔ یہاں لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد میں اپنے اور باجی فروخ بھائی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ایوب باہر نکل گیا۔ شاید وہ سگریٹ وغیرہ پینے کے لیے باہر گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ذہن میں صبح ایوب کو دیکھنے، بیل اور گائے کے مزے کے سین چل رہے تھے، جس سے میں کافی گرم ہو رہی تھی۔ میرے جسم میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بستر پر لیٹی سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نیند نہ آئی، جس پر میں نے سوچا کہ باہر چل کے تازہ ہوا میں کچھ دیر چہل قدمی کرتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر کے چاروں طرف برآمدہ تھا جس میں تمام بلب آف تھے۔ میں برآمدے میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ باجی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچی تو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں، جس پر میں کھڑکی کے پاس ہی رک گئی۔ کمرے کے اندر نیلے رنگ کا 0 پاور کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ فروخ بھائی بیڈ کے پاس کھڑے ہیں، جبکہ میری باجی بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ چھوڑو بھی، ابھی تو کل کیا تھا، باجی نے خود کو فروخ بھائی سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ میں چپکے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔